तो देखो बच्चों, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एनसीईआरटी में क्या है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। वहां पे क्या किया, हाइड्रोकार्बन के साथ ही मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को दिया हुआ है। पर जेई में कई बार हम लोग उसको अलग से पढ़ाते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। पर मोस्ट ऑफ द नीड की जो बुक्स आते हैं या फिर जो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ दिया होता है। तो हम लोगों का अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सब लोग हेडिंग लिखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक कौन से मॉलिक्यूल होते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले जीओसी में पढ़ा रखा है। मैंने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले से बताया था कि कौन से स्पीसीज एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक। तो ये सब आपको पता होगा। हम लोगों को बस अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रिएक्शंस पढ़ना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बाकी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही बेंजीन पे ही आते हैं। हमारा सारा फोकस बेंजीन पे होगा, पर लास्ट में अलग से एक दो मॉलिक्यूल और कर लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं देखो बेंजीन पे। तो सबको पता है ये बेंजीन होता है और बेंजीन क्या होता है, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर दो रेजोनेटिंग फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ये इसका सेकेंड स्ट्रक्चर होता है। और बेंजीन का जो हाइब्रिड जो होता है वो एक्चुअल में ये होता है, दिस इज हाइब्रिड। तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है और ये बेंजीन का क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इतना तो चलो सबको पता होगा ये। अब हम लोग इसमें वही जो पाई बॉन्ड होता है ये पता होगा कि बेंजीन के प्लेन के ऊपर पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड या तो बेंजीन के प्लेन के ऊपर होते हैं या फिर नीचे होते हैं। तो बेंजीन हम लोगों को पता है। अब इसका देखो रिएक्शंस को समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि बेंजीन और एल्कीन, तो जैसा मैंने एल्कीन के बारे में हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया है कि देखो एल्कीन जो होता है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्कीन क्या होता है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। मीन्स एल्कीन पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है वो। और फिर एल्कीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रेफर होता था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने बोला था ना एल्कीन नॉर्मली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन नॉर्मली कैसे देता है, एल्कीन नॉर्मली देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन ध्यान रखना था कि कैसा ऐड करता था, एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रेफर होता था। सेम वैसे ही क्या होता है, सेम वैसे ही आपका होता है बेंजीन। तो बेंजीन पे पाई बॉन्ड होता है, तो बेंजीन पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रेफर होता है। पर इस पे और डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले आप इसमें लिख लो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, so attack of electrophile is preferred on benzene। तो बेंजीन पे किसका अटैक प्रेफर होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो सकता, उस पर डिस्कस करेंगे। पर इसका जो 90% रिएक्शन है, जो 90% रिएक्शन है उसमें पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वाले रिएक्शंस बहुत लिमिटेड है जो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, पहले हमारा सारा फोकस मीन्स एक्चुअल में हम लोग पहले जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे पहले ढेर सारे रिएक्शंस है, फिर इलेक्ट्रोफाइल के थोड़े अलग से कॉन्सेप्ट है और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल। हमें चैप्टर में इतना करना है, पर पहला जो कॉन्सेप्ट वही इंपॉर्टेंट है, उसी पे ही पूरा चैप्टर मतलब समझ लो 80% खत्म हो जाएगा। और फिर बाद में इलेक्ट्रोफाइल के एक दो कॉन्सेप्ट है, फिर न्यूक्लियोफाइल के एक दो कॉन्सेप्ट, फिर चैप्टर खत्म। ज्यादा बड़ा चैप्टर एक्चुअल में है भी नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि फिर इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, अटैक क्या होता है, प्रेफर होता है। तो हम लोग अब इसको चलो समझते हैं। ये एक बेंजीन है, ठीक है। हम लोग अभी पहले बेंजीन को देख रहे हैं। तो बेंजीन पे क्या होगा, ई पॉजिटिव। बेंजीन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो अटैक होता है वो प्रेफर होता है। तो देखो पाई बॉन्ड है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो एक साइड इधर तोड़ो तो इधर माइनस यहाँ प्लस, और जहां माइनस आएगा उसी पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ई और जहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
वहां पे देखो ई का अटैक हो जाएगा, यहाँ पे आएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद देखो जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसा हम लोग एल्किन में करते थे, एक न्यूक्लियोफाइल होता था, और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक होगा और आपके पास बना जे ई और ये NU, ठीक है, ये बना। तो देखो पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, ई का अटैक यहाँ प्लस और प्लस पे फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये NU आ गया। रिएक्शन में क्या हुआ, पाई बॉन्ड में एडिशन हुआ, तो ये क्या हुआ आपके पास एडिशन, ठीक है, एडिशन हो रहा है। और पहले किसने अटैक किया, पहले अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एरोमेटिक, कई बार ऐसे बोलते हैं, ये इसको बोल देते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अलग अलग नाम है, देखो है तो मेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एरोमेटिक में हो रहा है तो बोल दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एरोमेटिक, या फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन तो सबको समझ में आ गया होगा, मतलब हमने ये जो करवाया। तो अब होता है एक्चुअल में क्या है कि बेंजीन क्या होता है, ये रिएक्शन को देना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, मीन्स बेंजीन एक्चुअल में ऐसे रिएक्शंस नहीं देता। तो आपके मन में डाउट आएगा सर बेंजीन ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि यहां पे देखो ये 3 पाई बॉन्ड, तो वो एरोमेटिक था, अभी नॉन एरोमेटिक हो गया है। तो अगर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो लॉस कर जाएगा, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो आप लोग नीचे लिखो बेंजीन डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन because in this reaction aromatic character of benzene is lost, because in this reaction aromatic character of benzene is lost, तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस होता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देते हैं, बात ध्यान रखना है। तो मतलब आपको ये रिएक्शन एक्चुअल में नहीं करवाना है, ये देता ही नहीं। फिर क्वेश्चन है कि क्या देगा, अब इसके आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो यहां पे क्या हो सकता है कि आपके पास एक बेस भी तो हो सकता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस मैंने बताया था, अगर वो जाके कार्बन पे जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, पर अगर हाइड्रोजन को लेके जाए तो बेस कहलाएगा। देखो ये तो सबको पता होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, अरे सबको पता होगा ना इतना तो कि भाई बेंजीन पे एक हाइड्रोजन होता है, सबको पता होगा। ये हाइड्रोजन दिखा नहीं रहे पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये दिखना चाहिए आपको। तो अब क्या होता क्या है, इस बेचारे हाइड्रोजन को ये बेस उठा के ले जाएगा, इसको किडनैप करके ले जाएगा, इसको तोड़ के लेके जाएगा, इसको तोड़ेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन देखो माइनस है तो H प्लस को उखाड़ के लेके चला जाएगा, तो लेके जाएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे क्या बना, इससे बना ये और BH बाहर। तो देखो आपके पास इसका एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा गेन हो गया, क्या हुआ, दोबारा एरोमेटिक कैरेक्टर गेन हुआ। तो अब देखो हुआ क्या एक्चुअल में, यहां पे पहले एक हाइड्रोजन था, अब H की जगह आ गया E, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर क्या हो रहा है कि किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने। तो ये कैसा है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्किन के केस में ऐसा नहीं था, एल्किन क्या दे रहा था, देखो एल्किन में एरोमेटिक की कोई बात नहीं थी, तो एल्किन क्या देता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्किन में और बेंजीन में तो कुछ यही डिफरेंस है, एल्किन देता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोग नीचे लिखो टू मेंटेन इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन प्रिफर टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रिफर टू गिव मैंने बोला, ऐसा कोई रूल नहीं कि हमें सही देगा, पर इसको देना प्रिफर करता है। तो मीन्स 90% नॉर्मली रिएक्शंस में यही होता है,
बेंजीन प्रेफर टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मली यही होता है, एक मतलब हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल ई आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहले कुछ चीजों को समझते हैं, फिर आगे पहले इस चीज को पहले ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी सेम मैकेनिज्म पे आगे 4-5 रिएक्शन लाइन से, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। तो इसमें देखो है क्या, पहले इस पे आते हैं इंटरमीडिएट पे। देखो इंटरमीडिएट में ये हमारा इंटरमीडिएट था, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, दोबारा वहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग बनाते हैं हाइब्रिड। ई जहां लगा है वहां पे तो कुछ नहीं, पर डबल बॉन्ड देखो घूमता हुआ, मतलब यहां से घूम करके यहां तक आ रहा है पॉजिटिव, मतलब आप करोगे तो देखो यहां से घूमता घूमता यहां तक, मतलब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड क्या है कि यहीं से घूम रहा है, तो ऐसा घूम रहा है यहां से यहां तक, और कितना चार्ज इसमें है, प्लस। तो ये इसका आपका होगा हाइब्रिड, मतलब यहां से डबल बॉन्ड यहां तक देखो घूम रहा है, और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इसका हाइब्रिड होगा। हम लोग इसको कई बार बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी, इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आपको बोले सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो ऐसा, जहां पे ध्यान रखना ई है वहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, यहां से मैंने यहां तक दिखाया। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कई बार अरेनियम आयन। ये नाम याद रखना, अरेनियम आयन, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इसका हाइब्रिड होगा, या फिर ये हमारा इंटरमीडिएट एक्शन में ये हमारा इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक्शन में सबसे पहले ये समझते हैं कि दो स्टेप में कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। तो देखो होता क्या है, फिर से रिएक्शन लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने से बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस होता है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, उसके एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, स्लो स्टेप। मैंने यहाँ पे ई जोड़ दिया, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, वो तुरंत फटाफट बेस से निकल जाता है, तो उसकी वजह से उसका एरोमेटिक कैरेक्टर गेन हो गया, तो इसलिए होता है फास्ट। तो स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्टेप आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा। तो ये आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो याद रखना है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, तो इसमें सब लिख लो। देखो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप बिकॉज इन फर्स्ट स्टेप एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट। ठीक है, फिर इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप बिकॉज बेंजीन रीगेन इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो इसमें नीचे नोट करके लिखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट स्लो स्टेप। तो हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या होता है, स्लो स्टेप नहीं होता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट स्लो स्टेप। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है, हम लोगों को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ड्यूटेरियम मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ड्यूटेरियम, इसका जो बॉन्ड है, ये बात ध्यान रखना कि जो हैवियर आइसोटोप होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो एक्चुअल में जो बॉन्ड जो है, इसका जो बॉन्ड है, तो वो ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग है। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग।
तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और ये कैसा बनाएगा, वीक बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इसका बॉन्ड क्या है, वीक, तो इसका क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, और इसका क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपसे नॉर्मली पूछे तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, और जो वीक बॉन्ड होता है उसको तोड़ना इजी होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। पर बेंजीन के केस में अगर आप चाहे हाइड्रोजन लगाओ चाहे ड्यूटेरियम लगाओ, इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। मतलब क्या है, ये नॉर्मल बेंजीन है, मतलब मैंने दोनों स्टेप कर दिया, मतलब मैं बस आपको समझा रहा हूं कि इसमें H की जगह E आ गया। मतलब आप रिएक्शन करवा लेना ये दो स्टेप में। इसको करने में मानते जो भी टाइम लगा, मतलब इसको लिखते हैं रेट 1, मतलब इसको करने में जो भी टाइम लगा इसको लिखते हैं रेट 1। ठीक है, H की जगह आ रहा है E। फिर एक दूसरा, हम लोग H की जगह यहाँ पे D जोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि जितना हैवी आइसोटोप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे T, अगर ट्राइट्रियम लगाओगे, T हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्राइट्रियम, तो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, E पॉजिटिव का अटैक, इसमें रेट 2। तो देखो आपके मन में ये फीलिंग आ सकती है कि ये हैवी आइसोटोप है, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ के E लगाना डिफिकल्ट होगा, मतलब इसका रेट डिफिकल्ट होगा, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ये वीक बॉन्ड है तो इसको तोड़ना इजी होगा, तो इसको तोड़ के H की जगह E लगाना फास्ट होगा। पर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में रेट 1 और रेट 2 दोनों सेम है। अब बोलोगे सर सेम कैसे, तो वही मैकेनिज्म में फिर से जाओ। मैंने अभी आपको बताया कि जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो स्लो स्टेप है, और H का या D का निकलना फास्ट स्टेप है। रिएक्शन को कंट्रोल या रिएक्शन के रेट को कौन डिटरमाइन करता है, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि रिएक्शन के रेट को स्लो स्टेप डिटरमाइन करता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कौन डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप। ठीक है, तो रिएक्शन के रेट को स्लो स्टेप डिटरमाइन करता है, तो H या D का निकलना स्लो स्टेप नहीं है, तो क्या है, E का अटैक करना स्लो स्टेप है। अगर दोनों में इलेक्ट्रोफाइल सेम है तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी द सेम। याद रखना कि H और D का रिमूवल स्लो स्टेप नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। तो इसलिए दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो रिएक्शंस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो अब जैसे बेंजीन पे हम लोग करवाएंगे रेजोनेंस, तो अब इसमें देखो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा हुआ है। तो वही कि होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर एक ग्रुप है, समझो अगर एक ग्रुप है, अगर वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर एक ग्रुप है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई ग्रुप बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, अगर कोई ग्रुप बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ाता है तो बेंजीन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा। मतलब देखो एक ग्रुप मान लो OH क्या करता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो फिर बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, इजी होगा। तो अगर कोई ग्रुप बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेंजीन पे फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर कोई ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो आप लोग नीचे लिखो कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके बारे में हम लोगों ने जीओसी में पूरा सीरीज पूरा ऑर्डर ऑलरेडी सब कुछ लिखा है, डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बस इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the electron density on benzene ring
so they are known as activate, so they are known as activating group। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और फिर इसमें नीचे लिखो, इफ एनी ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन इट इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो वो आपके पास कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, यहां तक तो चलो सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें आगे करते हैं कि इसका मतलब क्या है इसमें। तो पहले कुछ ऑर्डर लिखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो सब लोग, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। तो ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। वन, टू, थ्री और फोर। तो अब देखो आपको लगेगा कि यहां पे ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा प्लस आई होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। देखो यहां पे एक इफेक्ट लगेगा हाइपर कंजुगेशन। जैसे बेंजीन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे अल्फा का मतलब कि बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे एक हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे एक भी नहीं, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 0 होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट या ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर आपको ऑर्डर लिखना हुआ तो 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी होगा। तो आपको यही क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन को सबसे ज्यादा यही देगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो ये एक तरह से हो सकता है, आपको हो सकता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना हाई होगा। आप लिख लो, लिखो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतना इजी होगा। वैसे जितना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, जितना कम बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना स्लो रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑन बेंजीन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बेंजीन पे ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बेंजीन पे, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम होगी वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बाकी कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है कौन कम देता है इसके लिए जीओसी में आप जाकर रिफर करना, मैंने वहां पे लिखवाए हुए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वीक विथड्रॉइंग ग्रुप, मैंने ऑलरेडी सब सीरीज लिखवा रखा है। तो उसी के हिसाब से जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप उतना फास्ट रिएक्शन, जितना ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप उतना स्लो रिएक्शन।
ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अब हम लोग इसमें कुछ करते हैं, आपका डायरेक्टिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से बढ़ा दे, मतलब बेंजीन को न्यूट्रल मानो, बेंजीन से ज्यादा कर दे, वो होगा एक्टिवेटिंग, जो कम कर दे वो डीएक्टिवेटिंग। अब डायरेक्टिंग ग्रुप समझते हैं। सपोज करते हैं हमने बेंजीन पे OH को जोड़ा, ठीक है, OH को जोड़ा, इसके पास देखो लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका रेजोनेंस करवाएंगे, जो यहां आएगा, और लास्ट में बाहर। ठीक है, ये आपके पास होगा ऑर्डर। ठीक है, यहां तक आया आपके पास, तो ये आपके पास इसका ये ऑर्डर आएगा, ये मतलब ये ऐसे ऐसे अटैक करता जाएगा इधर, ठीक है। ये अब समझो हमें किसका अटैक करना है, हमको अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल का। किसका अटैक करना है? इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, इसका अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, वहां अटैक करना प्रेफर करेगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो देखो OH क्या समझो, OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ऐसा है कि मान लो बेंजीन पे OH पहले से लगा है, मतलब बेंजीन पे OH पहले से जुड़ा है, अब उस पर E का जाको अटैक करना है, मतलब बेंजीन पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा है OH, उस पर जाके E को अटैक करना है। तो अब देखो क्या होगा, इस OH की वजह से ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब यहाँ पे क्या रहा, माइनस चार्ज। तो अगर आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने का, तो आप वही अटैक करवाओगे ना, पॉजिटिव चार्ज है, आप वही अटैक करवाना प्रेफर करोगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो मतलब क्या है कि जो ग्रुप +m देते, +m मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब +m देते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ जाता है। तो इसलिए इनके केस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होता है, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं ये क्या, ऑर्थो एंड पैरा, ONP, ऑर्थो पैरा, ये डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें फिर नीचे लिखो, इसमें लिखो ग्रुप विथ +m इफेक्ट increases electron density at ortho and para position, so they are known as ortho para directing group, because in this case attack of electrophile is preferred at ortho and para position। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे अटैक प्रेफर करता है। तो जो ग्रुप क्या होता है, +m इफेक्ट, तो इसमें नीचे लिखो ग्रुप विथ +m इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ग्रुप विथ +m इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो जो ग्रुप और मतलब +m लगाता है और हाइपर कंजुगेशन लगाता है, तो वो क्या होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन पे हमने जोड़ा CHO, ठीक है, ये इधर जाएगा, 1-1 करके करते हैं, और ये आगे C डबल बॉन्ड O है, तो भगवान भी इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं ला सकते, ठीक है, वो उधर ही जाएगा। ठीक है, वो किसी के बस की बात नहीं है, तो मतलब भगवान भी वो काम नहीं कर सकते। C डबल बॉन्ड अगर है तो पाई इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन ही जाएगा, कार्बन को दे ही नहीं सकता, तो लेके गया तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो कार्बन पे पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई चेंज कभी आ ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर चला गया तो यहाँ पे आएगा प्लस, और C और O पे माइनस, और ये H प्लस। ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रॉन को बाहर जो निकालना होता है इसको बोलते हैं माइनस एम या माइनस आर। तो ये माइनस एम इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस या फिर माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, माइनस एम इफेक्ट या फिर नेगेटिव रेजोनेंस। यहाँ पे लोन पर होंगे, ये मैं दिखा नहीं रहा था, ये इधर और इधर, जरूरत नहीं था ड्रॉ करने का, आपका मन करे तो ड्रॉ कर लो, सब में लोन पर भी है। ठीक है, तो हमारा ये रिएक्शन होगा और ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब ये क्या है, इसके केस में देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे। अब देखो ऐसे समझो, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको अटैक करना है, ठीक है, ये भूल से भी जहां पॉजिटिव दिख रहा है वहां तो भटकेगा ही नहीं। देखो जब माइनस में इफेक्ट लगता है, तो जब माइनस में इफेक्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस से मतलब खींचना, प्लस मतलब देना, माइनस मतलब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। इलेक्ट्रोफाइल भूल से भी पॉजिटिव चार्ज के आसपास नहीं भटकेगा। तो अब एक ही जगह बच रहा है मेटा, देखो मेटा पे कोई चार्ज नहीं आया, तो जब कोई ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगाता है तो उस केस में ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए अटैक कहां प्रेफर होगा, मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव आ रहा है तो वो अटैक प्रेफर नहीं करेगा। देखो मैंने पहले बताया था एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा एक्टिवेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा डीएक्टिवेटिंग। अभी मैं बता रहा हूं कहां अटैक होगा। पिछले वाले केस में माइनस चार्ज आ रहा था, कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे, तो कहां अटैक हो रहा था, ऑर्थो और पैरा पे। इस बार कहां पे अटैक हो रहा है, मेटा पे। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ माइनस एम इफेक्ट, इन केस ऑफ माइनस एम इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन, सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज प्रिफर्ड एट मेटा पोजिशन। ठीक है, तो इसमें मेटा पोजिशन पे क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करते हैं। ठीक है, समझ में आई है। तो जब कोई माइनस एम इफेक्ट लगाता है तो वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, और जब कोई प्लस एम लगाता है तो वो होता है आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो नॉर्मली होता क्या, नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जैसे OH, NH2, CH3। नॉर्मली जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं जैसे CHO, NO2, तो वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। पर इसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसका नाम है हैलोजन, तो वो प्लस एम लगाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, पर माइनस एम से खींच लेता है, और उसका माइनस प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देता है, पर माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और हेलोजन का माइनस आई पता है ज्यादा होता है, तो वो ओवरऑल क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बात को ध्यान रखना है, सिर्फ हेलोजन के केस में क्या होता है, वो डीएक्टिवेटिंग है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसमें नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, नोट करके पहला पॉइंट लिखो नॉर्मली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। नॉर्मली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप। लिखो फॉर एग्जांपल CH3, CH2R, CHR2, ठीक है, ऐसे लिख लेना, OH, OR, NH2, NHR, NR2, NH, C डबल बॉन्ड OR, या फिर O C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ऐसे कोई भी ग्रुप। ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है एज वेल एज एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखो नॉर्मली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नॉर्मली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो नॉर्मली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें लिखो एग्जांपल लिखो NO2 CHO COOR COO जितने भी आपको पता है इसमें CN SO3H। फिर इसमें आपके पास और क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? COX CONS2। मतलब जितने भी मैंने लिखवाए होंगे पहले X डबल बॉन्ड Y वाले सारे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें नीचे थर्ड पॉइंट लिखो बट सम मॉलिक्यूल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट ओवरऑल दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? बट सम मॉलिक्यूल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट ओवरऑल दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप का क्या होता है? इसमें नीचे लिखो इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नॉर्मली इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स लिख लो। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है जो डीएक्टिवेटिंग भी है पर साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग पर ऑर्थो पैरा। इसमें साथ में क्या रखना? एनो को ध्यान रखना। एनो के केस में लोन पेयर होता है, दे भी सकता है ले भी सकता है, पर माइनस मतलब लोन पेयर है प्लस एम भी लगा सकता है, खींच भी सकता है, माइनस एम भी लगा सकता है। ओवरऑल उसको न्यूट्रल मान लेते हैं 0 और माइनस आई से विड्रॉ करेगा, ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग और साथ में एनसी। ठीक है, इतने ग्रुप को याद रखना। तो ये क्या है? ये ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप है, पर ये कैसे? ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी। तो अब देखो है क्या कि इस चैप्टर में हमको देखो करना क्या, ये हम लोगों को बेसिक हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक हम लोगों को जो रिएक्शन जो पढ़ना है एक्चुअल में हम लोगों को इसके अंदर 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हम लोगों को जो इस चैप्टर में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एक्चुअल में इसके अंदर हम लोगों को 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं। पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के केस में क्या होगा? बेंजीन पे हेलोजन अटैक करेगा। ठीक है, बेंजीन पे हेलोजन अटैक करेगा। सेकेंड इज नाइट्रेशन। इसमें क्या होगा? मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा X पॉजिटिव हेलोजन, ये अटैक करेगा। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये अटैक करता है। मैं इसलिए लिख दे रहा इलेक्ट्रोफाइल, कई बार तो इलेक्ट्रोफाइल ही पूछ लेता है। थर्ड विल बी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। तो SO3 उसमें अटैक करता है, दैट विल बी सल्फोनेशन। तो डिटेल में करेंगे आगे, एक एक करके सब रिएक्शंस करना है हमें। फोर्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट। अल्काइलेशन। यहां पे R पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप R पॉजिटिव अटैक करेगा। एंड फिफ्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव, ये अटैक करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है? इस सेक्शन में एक एक करके ये 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, यही एक्चुअल में पहले हमारा एक्चुअल मेन चैप्टर यही इन्हीं 5 को पढ़ना है। इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग कुछ छोटे मोटे टॉपिक और करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो हमें मेन यही 5 रिएक्शंस पढ़ने। ये 5 किसके एग्जाम्पल? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, पर हम लोग आज के लेक्चर में एक लास्ट काम कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ मतलब क्या है कि ये बेंजीन था,
इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ये स्लो स्टेप। मतलब हम लोग पहले क्या करें, पहले मैकेनिज्म पे सारा फोकस करें, पहले ये स्लो स्टेप, और फिर बाद में एक बेस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, फास्ट स्टेप, हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं जो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा हुआ है। तो देखो यहां पे होगा क्या, इधर साइड है एनर्जी और इधर साइड क्या होगा, टाइम या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि मतलब टाइम चालू कर दे फिर जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कैसे कैसे प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में एक इंटरमीडिएट होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहां पे आपको याद होगा इंटर मतलब रिएक्टेंट होता था, सो रिएक्टेंट इज बेंजीन, यहां बेंजीन होता था। सो फर्स्ट स्टेप विल बी दिस रिएक्टेंट, इसका पीक ज्यादा है क्योंकि स्लो स्टेप है, इसका पीक छोटा क्योंकि फास्ट स्टेप। दिस इज प्रोडक्ट। यहां पे हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या है, ये ई, इसका मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड करके दिखाया था। दिस इज आवर इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट होगा। यहां पे जो होगा दिस विल बी ट्रांजिशन स्टेप 1, ट्रांजिशन स्टेप 1, ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट लिख लो, दिस विल बी ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। ये आपका रिएक्शन होगा। इसमें पहला वाला स्टेप का पीक ऊपर क्योंकि ये स्लो स्टेप है, इसका पीक नीचे क्योंकि फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला मतलब लेक्चर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जहां हम लोगों ने लेक्चर का बेसिक समझा कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, कौन एक्टिवेटिंग होता है, कौन डीएक्टिवेटिंग होता है, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब हम लोग एक एक करके रिएक्शंस को नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, जहां पे मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे पहले हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं।